A very good morning, all of you, my dear students. I hope you are well at home and do your study sincerely, as you all don't know when will be school will open. So we have to wait till government orders their circulation, CBSE circulation. So till then we have to join online classes. Okay. Last day I discussed you about conservatism, Treaty of Vienna, 1815. Uh, and today we will go further the next topic और आज ये शायद टॉपिक हमारा फिनिश भी हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर जो सेकंड है, इसके बाद हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ बी सिंसियर। मेरी कोशिश है कि मैं आपको उतना बेहतर दे सकूं जितना कि मेरी कोशिश रहती है। और मेरे पास थोड़ा सा ब्रॉडबैंड की प्रॉब्लम है। अगर ब्रॉडबैंड मेरे पास और अच्छे से होता तो मैं शायद आपको और भी बेहतर ढंग से कुछ प्रोवाइड कर सकता था। बट डोंट वरी, हमेशा सिर्फ रिसोर्सेज ही यूज़फुल नहीं होते हैं, कई बार हमारा हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ बी नीडेड। सो आई एम ऑलवेज बी हैप्पी टू टेक द क्लास। लास्ट डे कुछ बच्चों ने मुझे ना आंसर्स भेजे थे। मैंने जो होमवर्क दिया उसके आंसर्स मुझे भेजे। उसमें ज़्यादातर बच्चों ने अच्छा लिखा है, सब ने अच्छा लिखा है, गर्ल्स भी थे बॉयज़ थे, बहुत अच्छा लिखा है। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपने अच्छा लिखा है। तारीफ़ तो तब होगी जब मैं आपकी कॉपी किसी टेस्ट में या किसी असेसमेंट में चेक करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि आपकी क्या कमी है, आपकी क्या खूबियाँ हैं आंसर राइटिंग में। जैसे मैंने आपको ट्रीटी ऑफ वियना लिखने को दिया था, जैसे इसमें ये पूरा पैराग्राफ है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पूरा पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक। इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना का पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, कल भी कहा था कि आप इनको टू द पॉइंट्स लिखें। आप पैराग्राफ की तरह ना लिखें, आप कोशिश करें कि आप उसको पॉइंट्स में लिखें। उससे क्या होगा, आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी। कोशिश करें कि आपके पास जो बुक है आप एक बार उसको प्लीज़ रीड करें आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन, आफ्टर माई क्लास। एक बार सिर्फ सिंपली रीड करें और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा समझ में भी आया है। सो लेट्स गो टू अनदर टॉपिक। ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, दिस पैराग्राफ। कंजर्वेटिज्म रेजिम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। आपने देखा कि जो नेपोलियन ने इस्टेब्लिश किया था, वियना कांग्रेस ने इन सारी पावर्स को मिलने के बाद ये सब डेमोक्रेसिक और उसके जो रूल्स थे उनको एबोलिश कर दिया। उन्होंने मोनार्की जो सिस्टम था उनको दोबारा से रिस्टोर कर दिया, है ना। तो जो जितने भी राज्य स्थापित हुए थे 1815 के बाद कंजर्वेटिव, वो ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक समझते हैं? ऑटोक्रेटिक मतलब जिन नो आउटसाइड कंट्रोल ऑन द सिस्टम, मतलब कोई भी बाहरी उन पे कंट्रोल नहीं है, वो अपने मन मर्जी मुताबिक चलते हैं। ऑटोक्रेटिक, निरंकुश, जिन पे कोई अंकुश ना हो। दे डिड नॉट टोलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ऐसे लोग ना तो आलोचना झेल सकते हैं, जैसे आप उनकी कमी बताओ या उनसे कहो सर ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। डिसेंट, असहमति, मतलब आपने कहा कि नहीं सर ये काम ऐसे नहीं हो पाएगा, सर ये चीज़ ऐसे रूल से ही नहीं, सर ये टैक्स ऐसे नहीं है, अगर आपने उनसे असहमति जताई तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। इतने इंटॉलरेंस थे वो लोग। इन सॉट टू कर्व एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ऐसी सारी एक्टिविटीज़, जैसे वो कौन कौन सी, क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई थी, अगर उन पे आप क्वेश्चन करते हैं, अगर आप उनसे कहते हैं हाँ ये किस तरह का है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे फेवर में नहीं है, चाहे पॉलिसीज़ हों, चाहे रूल्स रेगुलेशंस हों, या आम पब्लिक के लिए कोई चीज़ हो, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर उन पे उठाए जाते थे तो वो उनको भी बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसी एक्टिविटीज़ को वो वहीं पे ख़त्म कर देते थे। तो आप समझ गए ना, ऑटोक्रेटिक, निरंकुश, जिस पे कोई कंट्रोल ना हो, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें और टॉलरेंस भी नहीं हो उनके अंदर। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप। अब देखिए वर्ड आया है सेंसरशिप। वैसे सेंसरशिप एक तरह से ऐसे समझिए, कोई भी चीज़ है उसकी देख रेख करना।
लेकिन देख रेख कैसे, देख रेख इस तरह से कि आपको वर्क ही ना करने दिया जाए। उसमें ये भी देखना कि कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं वर्क कर रहे हो, आप मेरे खिलाफ तो नहीं काम कर रहे हो। आपने आसपास अपने पड़ोसियों में, मोहल्लों में देखा भी होगा, कुछ लोग नज़र रखते हैं आप कब गेट से निकल रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप कौन सी गाड़ी लेके आए। हर चीज़ पर नज़र रखना है और उसके बारे में बात करना। ठीक वैसे ही गवर्नमेंट भी ऐसा नज़र रख रही थी। जितने भी लिबरल्स थे, न्यू कॉमर्स क्लासेस थी, जो डेमोक्रेटिक पसंद करने वाले लोग, सिस्टम को पसंद करने वाले जो लोग थे वो, और वो कोई भी लिबरल पर्सन्स हैं या कम्युनिटी है, उस पर बहुत सेंसरशिप कर दी इन्होंने। और उस सेंसरशिप में और क्या चीज़ थी, ज़रा एक बार देखें। लॉ ले आए टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या कहा जाए, मैंने बताया ना, हर एक चीज़ पे खबर रखना। न्यूज़पेपर में क्या लिखा जा रहा है, बुक्स कैसी छप रही हैं, प्लेस कैसे हो रहे हैं, सॉन्ग्स कैसे लिखे जा रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है ये सारे सॉन्ग्स, ये प्ले या बुक्स या न्यूज़पेपर जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हो आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम का। बस इनके बारे में बात ना करो आप। ना ही लिबर्टी के बारे में लिख सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना सॉन्ग गा सकते हैं। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले सुना हो, आईआईटी कानपुर में एक नज़्म गाई गई। नज़्म मतलब कुछ लाइनें गाई गई। वो एक शायर हैं, वैसे तो वो पाकिस्तान के हैं, बट वो हमेशा जो वो शायरियाँ थीं वो हमेशा से सिस्टम के ख़िलाफ़ बोली गई हैं। उनमें आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू विरोधी हैं या ये हिंदुस्तान विरोधी हैं। भाई हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश तो हमारी मदर टंग है नहीं, तो वो भी तो विरोधी हो गई ना हिंदू के और हिंदी के। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं वो इस तरह की चीज़ों को क्यों करते हैं, वी डोंट नो। तो इसी तरह से वो बर्दाश्त नहीं करते थे, फ्रीडम की बात कहेंगे नहीं होगा। और हाँ, आईआईटी कानपुर के उस केस में आईआईटी बॉम्बे और किसी अदर यूनिवर्सिटी के लोगों को पैनल बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि आप सर्च करके ये बताएं ये हिंदू विरोधी है या इंडिया विरोधी है कि नहीं है। बाद में उस कमेटी ने ये रिपोर्ट बना के दे दी गवर्नमेंट को कि हाँ ये बहुत हिंदी विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, इन छात्रों को सजा दो। मतलब छात्र अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए बोल नहीं सकते। ये इंडिया में आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है, बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है, ठीक है, डेमोक्रेसी में। तो ऐसे ही उस टाइम फ्रांस में, यूरोप में इस तरह के हालात थे। तो आप इस तरह की सेंसरशिप रखें कि न्यूज़पेपर, प्ले, सॉन्ग्स, पोएट, पोएम्स क्या लिखा जा रहा है, क्या हमारे लिए तो नहीं लिखा जा रहा, लिखा जाएगा तो उसको आप हटाओ, उसको जेल में डाल दो। इस तरह का कुछ वहाँ पे सेंसरशिप थी। नाउ लेट्स गो टू अ पिक्चर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे बहुत सारे कार्टून्स निकलते हैं। आज की जो गवर्नमेंट है उसके दौर में भी ऐसे कार्टून्स निकलते हैं। आई थिंक मेरे पास भी एक बुक थी शायद, तिखी मिर्ची। वो शायद आपने नहीं देखी हो, बट ऐसे कार्टून्स आपके आते रहते हैं टाइम टाइम पे। जो जो चीज़ें हमारे आसपास इंसिडेंट घटते रहते हैं उस पर बेस्ड कुछ चीज़ें आती हैं और कार्टूनिस्ट पे कार्टून बनाते हैं। इसमें ये लिखा गया है, द क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनमस कैरिकेचर डेटिंग टू, ये 1820 का डेट है। इसमें सब लोग देखो ना कुछ मास्क टाइप लगाए हैं, सबकी मुंह बंद हैं और नीचे लिखा है कि आज का क्वेश्चन ये है कब तक हमको सोचने के लिए टाइम दिया जाए। तो सोचने के लिए मतलब सोचते ही रहिए। और वो मास्क हैं और वो फ्रेंच में कुछ लॉ और उधर साइड में डिक्लेरेशन लिखा है। फिर नीचे इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है कि पहला है द बोर्ड ऑन द राइट लिस्ट रूल्स ऑफ द पब्लिक सॉरी क्लब विच इंक्लूड द फॉलोइंग। क्लब के रूल्स हैं, इसमें लिखा है साइलेंस इज़ द फर्स्ट कमेंडमेंट ऑफ द लर्न सोसाइटी। मतलब पढ़े लिखों की सोसाइटी में सबसे पहला काम है आप शांत रहें। ये क्यों कहा गया कि जब आप चुप ही रहेंगे, पढ़े लिखे का तमगा लगा के ये बात बोल दी जाएगी तो आप भी सोचेंगे अरे हाँ यार सही बात है, पढ़े लिखे वो लोग ना चुप रहते हैं। जब ये गलत है, ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को दिखा रहा है कि वहाँ टॉलरेंस नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, कोई भी चीज़ को कहने की वहाँ पे आज़ादी नहीं है। फिर कहता है टू अवॉइड द इवेंचुअली वियर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब में succumb the tempted sorry to temptation of speech, muzzles will be distributed to members upon entering। muzzles ना वो मुखौटे हैं, वो जो ऊपर टंगे हैं। उसमें लिखा है कि जब भी कोई सोसाइटी का मेंबर, क्लब का मेंबर जिसका इरादा है कुछ बोलने का, तो उसको कहा जाए कि वो जब एंट्री करे ना तो ये मज़ल ना अपने मुंह पे लगा ले। बोलने की मनाही है।
इस तरह की सेंसरशिप को ये कार्टून ना उस दौर को दिखा रहा है कि उस टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। ओके, इसमें लिखा है एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही जितनी चीज़ें रिलेटेड थी। प्ले आपने देखा था ना, रूसो था, वॉल्टेयर था, बहुत सारी चीज़ें थी जो लिख रहे थे, बता रहे थे। न्यूज़पेपर्स के ज़रिए लोग क्लबों पे बैठ के अपनी जानकारियाँ हासिल कर रहे थे, लिबरलिज्म के बारे में सोच रहे थे, फैला रहे थे। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है उसमें उसकी वजह से लोग उसकी इंस्पायर होके ये लिबरल जो हैं अपने वर्क को जो है बार बार जो है आगे ले जा रहे हैं, कंटिन्यू तो नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंस्टिट्यूट ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। हाँ, जो मेजर इशू था, जो मतलब उस टाइम लिया गया लिबरल नेशनलिस्ट के ज़रिए, वो कुछ मांग रख रहे थे, अपनी अपनी चीज़ें समझा रहे थे। क्या था वो? कि जो क्रिटिसाइज़ कर रहा था, यही लिबरल नेशनलिस्ट जो थे ना, यही 1815 के बाद के कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, आलोचना कर रहा था। और उनके लिए सबसे बड़ा इशू पता है क्या था? फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की आज़ादी, जहाँ न्यूज़पेपर लिखे जाते हैं, सॉरी, न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, हाँ लिखे भी जाते हैं। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सबसे पहले लिखी जाती थी, आफ्टर दैट प्रिंट होती थी। ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस है ना, ये इंडिया में आज भी आप अच्छे से प्रेस देखते नहीं है। मैं देखता हूँ, जी न्यूज़ हो कि आज तक हो, या वो नेशन 18 हो, अमीश देवगन जैसे लोग, सुधीर चौधरी, ये सब कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ लोगों के बारे में ही तारीफ़ की बात करना चाहते हैं। इनको 24 घंटे सिर्फ 2 ही 4 बातें आती हैं: हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, लव जिहाद, राम मंदिर। इसके अलावा कुछ, जो देश में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, इकोनॉमी का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, इतनी सारी बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों का मुद्दा है, उसको कोई भी नहीं बोलता है। उन न्यूज़ चैनल्स पे आपको सिर्फ एक ही तरह की बकवास दिखाई देगी। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं कम है। हाँ, 2.4, टॉपिक 2.4, द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी लोग। इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं, और शॉर्ट में तो आते ही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आता है, और मैच द फॉलोइंग करके भी आता है। तो यहाँ कुछ फैक्ट्स होंगे जो आपको समझने होंगे और आपको लिखने भी होंगे। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। देखिए जरा, ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। बात ये थी कि रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब दबाव, दमन, दमन हो रहा था ऐसे सारे लोगों का जो लिबरल थे, नेशनलिस्ट थे, वो ना अंडरग्राउंड हो रहे थे। क्योंकि अब कंजर्वेटिव ऑर्डर आ था, ऐसे लोगों को चुन चुन के पकड़ा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, तो लोग अंडरग्राउंड हो रहे थे। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। लेकिन ये सीक्रेट सोसाइटी जो इस्टेब्लिश की थी लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने, मतलब चुपके चुपके से ये सारे काम कर रहे थे, फैला रहे थे बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में, जो कि ट्रेन कर रहे थे रिवोल्यूशनरीज़ को, अपने तरह के ही बहुत सारे क्रांतिकारियों को, और अपने आइडियाज़ को फैला रहे थे। एक वही बात आपको याद रखनी चाहिए, आइडिया कभी मरता नहीं है, इंसान मरता है, आइडिया कभी नहीं मरता। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ड अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स। उस टाइम पे क्रांतिकारी होने का मतलब है कि जो इस टाइम के मोनार्कियल तौर तरीके हैं उनके खिलाफ हैं आप, तो जाहिर सी बात है वो खिलाफ हैं। दैट हैड बीन स्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस, और जो कि वियना कांग्रेस के बाद स्टैब्लिश हुए थे। मतलब उन मोनार्कियल ऑर्डर से आप सहमत नहीं हैं, इसलिए आप रेवोल्यूशनरी हैं, तो आप अपोजिशन में, इसका मतलब हैड बीन स्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और उनका मेन क्या था कि वो फ्रीडम और लिबर्टी, फ्रीडम मतलब आज़ादी है, लेकिन लिबर्टी उदारवाद था हर चीज़ में, लिखने को लेके, बोलने को लेके, अपनी चीज़ों को कहने को लेके, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में जो लिबरलिज्म, उदार और आज़ादी चाहिए थी, वो नहीं थी। वो उसी चीज़ के लिए स्प्रेड कर रहे थे, उसी चीज़ को, अपने आइडिया को फैला रहे थे। मोस्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ज़्यादातर क्रांतिकारियों को क्या लगता था रिवोल्यूशनरी को, कि वो इस चीज़ को कैसे देख रहे थे कि हम नेशन स्टेट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये नेसेसरी है, अगर हमें स्ट्रगल करना है फ्रीडम के लिए तो नेशन स्टेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप समझ रहे होंगे ना वो चीज़ें। आपको याद है इंडिया जब ब्रिटिश से लड़ रहा था,
हमारा जो भारत है वो जब ब्रिटिश चल रहा था तो क्या हुआ था, ये जितने रिवोल्यूशनरी पीपल हैं, भगत सिंह, नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्ला खां, मैनी मोर, बहुत से लोग कम उम्र में ही, वुमेंस भी बहुत बढ़ चढ़ के, बीकाजी कामा, कस्तूरबा, रानी लक्ष्मीबाई एंड आफ्टर मैनी मोर। तो वो लोग भी तो फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो वो भी तो नेशन स्टेट्स के लिए लड़ रहे थे, इंडिया के लिए। एक झंडा था हमारा, फिर बंकिम चटर्जी ने हिम्स क्रिएट किए, हालांकि वो हमने अडॉप्ट किए, क्रिएट तो नहीं किए, वो तो उनकी बुक में था। वंदे मातरम आया, जनगणमन आया, झंडा आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, कुछ हमारा पहनावा, खादी, बहुत सारी चीज़ें वो हमारी तो आई, ऐसे ही वो यूरोप में कर रहे थे रिवोल्यूशनरी। देखिए, वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गैस्पी मेज़िनी। गैस्पी मेज़िनी से रिलेटेड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वो इटली का रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था, बॉर्न इन जिनेवा 1807। उसका जन्म जिनेवा में 1807 में हुआ था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी। वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसका मेंबर बना, कार्बोनेरी का। ओके, एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट टू एक्साइल इन 1831 ऑफ अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लुगेरिया। 1831 में वो 24 साल का था सिर्फ, और इतनी एज में वो लुगेरिया में अपने स्ट्रगल की वजह से और रेवोल्यूशनरी हरकतों की वजह से एग्ज़ाइल कर दिया। एग्ज़ाइल मीन्स होता है देश से निकाल देना, उसको वहाँ से निकाल दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, फर्स्ट यंग इटली इन मर्सिलेज एंड देन यंग यूरोपियन बर्न। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये, यहाँ से आना क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में, मैच द फॉलोइंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में और शॉर्ट में भी। कैसे? दो सोसाइटीज़ की नेम बताइए जो कि मेजिन ने क्रिएट किए या इस्टेब्लिश किए। तो वो यंग इटली था पहला, मर्सिलेज में। दूसरा था यंग यूरोप, बर्न में। बर्न जो है वो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है, मर्सिलेज आई थिंक फ्रांस में ही है। तो ये सारी 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी थी, ये मेज़िनी ने इस्टेब्लिश की थी। ये मेज़िनी पे शॉर्ट नोट लिखने को जब आएगा तो आप यहीं से ये सारी लाइंस को आप वो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। उसका बर्थ यहाँ पे हुआ, ही वाज सेंट टू एग्जाइल वाइल अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लुगेरिया। फिर थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे ही फाउंडेड 2 सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली इन मर्सिलेज एंड यंग यूरोप इन बर्न। ओके, whose member was like-minded young men from Poland, France, Italy and German states। उसके जो मेंबर थे वो उसी की तरह के लोग थे, रिवोल्यूशनरी पीपल, लिबरल नेशनलिस्ट, जो फ्रांस से थे, पोलैंड से थे, इटली से थे, जर्मन स्टेट से थे। ठीक है ना, ये सारी जगहों से उसने लोगों को ऐड कर रखा था। मेज़िनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंटेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। वो कहता था कि भगवान ने तो नेचुरली ही मैनकाइंड, जो मानवता है, उसके लिए एक इकाई बनाई है, यूनिट बनाई। वो क्या है? वो नेशन स्टेट है। यानी कि भगवान तो खुद चाहता है कि ये जो नेशन क्रिएशन है वो मानवता के लिए ही है। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ के लोग रहते हैं तो पूरा एक अदर नेशन स्टेट है, फ्रांस में फ्रेंच या उस तरह के लोग रहते हैं तो वो फ्रांस एक स्टेट है। वो ऐसा ना अपने आइडियाज़ में लिखता था कि ये तो भगवान की क्रिएशन है, भगवान का आइडिया है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पाथ वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट किंगडम। तो उसका कहना था कि इटली को ना ये छोटे छोटे पार्ट्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया में अलग था और जो प्रिंसली स्टेट था उसमें अलग था। इंडिया यूनाइट था ही नहीं 1947 से पहले। ये प्रॉब्लम, यही इटली में प्रॉब्लम थी। लेटर ऑन आप देखेंगे कि इटली कैसे यूनाइट हुआ, और जर्मनी भी। It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations। वो कहता था कि इनको ना एक यूनिफाइड रिपब्लिक, मतलब जैसे हम हैं, हमें तो रिपब्लिक है ना, यहाँ पे जो हेड होता है वो हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, उस अलायंस के जरिए पूरा एक नेशन बनाना जाना चाहिए। अलायंस मतलब वो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उनको साथ लाइए, मित्रता के तौर पे उनसे बातचीत कीजिए और उनको अपने मिलाइए और पूरा नेशन स्टेट बनाइए। एज अ कल्चर एक है, लैंग्वेज एक है। जैसे हमारे यहाँ हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर और बहुत सारे रियासतों को मिलाया गया। ऐसे ही वो थ्योरी उस टाइम पे मेज़नी देता था। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और यही नेशन जो बेस रखा जाएगा, ये है यूनिफिकेशन, एक होना, यही बेसिस है इटली की लिबर्टी का, लिबर्टी की आज़ादी का और इटली के उदार होने का, कि ये सारे वो चेंजेस चाहता है।
Following this model, sorry, his model, secret societies are set up in Germany, France, Switzerland, Poland. उसके इस पूरे मॉडल को उसकी इन बातों से, आइडियाज़ से रिफ्लेक्ट होके, प्रभावित होके इस तरह की सोसाइटी जो है सेटअप हो रही थी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में। और आप देखेंगे कि ये सारे के सारे नेशन स्टेट फ्री हैं और आज भी बहुत पावरफुल है। मेज़नी रिलेंटलेस अपोजिशन टू द मोनार्की, वो हमेशा से बहुत तीखी विपक्ष में रहता था, मोनार्की उसको पसंद ही नहीं थी। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव, और उसका जो आइडिया था लिबर्टी का, फ्रीडम का, उसके इस विज़न से, वो विज़न क्या था उसका विज़न था कि इटली एक यूनिफाइड नेशन बने, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने। उसके इस आइडिया से ना ये कंजर्वेटिव थे, ये डरते थे डरते ही थे, तभी तो वो सेंसरशिप लगा रखी थी, इसकी जो आइडियाज़ हैं इसको स्प्रेड नहीं होने दो, इसकी सोसाइटीज़ पे बैन लगा दो, इसको एग्जाइल कर दो, तो इससे निकाल दो, तो इस तरह के लोग फैलेंगे ही नहीं, रिवोल्यूशन नहीं फैलेगा, आइडिया नहीं फैलेगा, तो कंजर्वेटिव के खिलाफ बोलेगा कौन, सेंसरशिप लगा दो, अखबारों में भी कुछ नहीं छपना चाहिए। तो इसीलिए तो इसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यानी कि रिवोल्यूशन जो है अंडरग्राउंड फैल ही रहा था। जैसे आजकल लोगों के व्हाट्सएप पे जो ज्ञान पहुंच जाता है, टीवी पे, अखबारों में या कहीं भी इस तरह के ऑफिशियल नोटिस नहीं आते हैं, बट व्हाट्सएप का ज्ञान जल्दी फैल जाता है, तो वो खतरनाक है। ऐसे उस टाइम भी खतरनाक तो था, बट वो पॉजिटिव तरीके से था, ठीक है। मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सब ध्यान दें। मैटरनिक ने उसको कैसे डिस्क्राइब किया था, आपको याद है ना, वो ड्यूक मैटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर, उसने कहा था ये सबसे बड़ा सबसे खतरनाक दुश्मन है हमारे सोसाइटी के ऑर्डर के लिए, हमारे सामाजिक के लिए, हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये। क्यों? क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी था ना, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहा था, लोगों को चेंज कर रहा था, लोगों के लिबरलिज्म को प्रमोट कर रहा था, लोगों की फ्रीडम और लिबर्टी के लिए लड़ रहा था, नेशन का आइडिया दे रहा था, ठीक है ना। और उसने कई कंट्री में, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी में अपनी पहुंच बना ली थी, अपने मेंबर्स बना लिए थे। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये ना एक एज अ क्वेश्चन जब आएगा बोर्ड में तो कैसे आता है पता है, मैटरनिक डिस्क्राइब्ड मेज़नी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। इसको डबल क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया जाएगा और लिखा जाएगा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन योर वर्ड्स। आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो एक्सप्लेन में क्या लिखना है, क्या लिखना है, ये जो ऊपर आपने जितना यहाँ से देखा है अभी, बॉर्न इन जिनेवा, यहाँ से पूरी इसकी जो हिस्ट्री आपने देखी, इनको आपको पॉइंट्स में लिखना है कि वो और सबसे बड़ी बात, ये जो यहाँ से ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड, ये इस तरह का जो नेशन का आइडिया है और इंटेंडेड था नेचुरल यूनिट मेन काइंड वाला, एक ये द यूनिफिकेशन अलोन बेस्ड इटालियन लिबर्टी, और मेज़नी बहुत अपोजिशन करता था मोनार्की और उसके डेमोक्रेटिक विजन से, कंजर्वेटिव डरते थे। ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें ऐड करके लिखने, आप ध्यान रखिएगा। जब मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, जब इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में करने क्वेश्चन आए, कमेंट करने को आए, कंक्लूड करने को आए, एक्सप्लेन करने को आए, तो आप ये सब उसमें लिखेंगे। और मेज़नी पे जब शॉर्ट नोट लिखने को आए और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज किया करें, कॉल कर लिया करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्वेश्चंस मैं भेजूँगा आफ्टर एंड ऑफ द क्लास। ओके, सो हियर इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। बधाई हो, सैटरडे था और ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। एंड होमवर्क मुझे सारे बच्चे भेजें, जिनका नहीं आ रहा है इस बात को आप सीरियसली लें कि आपको अब होमवर्क भेजना होगा, सो बी सिंसियर। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।